हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आज ये बिल्कुल नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जैसा कि चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे कि हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारा एक उत्तरदायित्व बन गया है आज के टाइम में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारी डिमांड्स फूड के लिए, कपड़े के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हम जो है एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप बढ़ती हुई जनसंख्या की फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसी कौन कौन सी प्लानिंग्स है और ऐसे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि ओवरऑल फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। इज दैट क्लियर? ये हर कंट्री, हर नेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने नेशन में, वो अपनी कंट्री में, वो अपने प्लेस पे किसी ना किसी तरीके से फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सके और वहाँ की जितनी भी आबादी है उस आबादी के लिए भरपूर भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। ये हर कंट्री की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही बीइंग एन इंडियन, और हमारी कंट्री जो इंडिया जिसको आप कहते हैं, हमारी कंट्री में भी ये सारी प्लानिंग्स को फॉलो किया गया, जो कि मैं इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री से। आपको पता होना चाहिए कि फूड के लिए सिर्फ हम प्लांट पे ही डिपेंड नहीं करते हैं। फूड के लिए ए मेजर पॉपुलेशन पार्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनिमल। कोई ना कोई फूड सोर्स आपको एनिमल से मिल जाता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो कि मीट नहीं खाते हैं, वो भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं मिल्क के लिए। मिल्क का कंजप्शन सभी लोग करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। सो लिसन केयरफुली। एनिमल हस्बेंड्री, तो हम अपनी फूड डिमांड्स के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये आपको पता होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, राइट। हस्बेंड्री जो है, ये जो वर्ड जो आप देख रहे हैं हस्बेंड्री, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम हस्बैंड। किससे डिराइव्ड हुआ है ये? हस्बैंड। हस्बैंड किसको कहा जाता है? द पर्सन हु टेक केयर्स अदर्स, जो कि दूसरों की देखभाल करे उसको हस्बैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में हमें जानवरों की देखभाल करनी है, ऐसे एनिमल्स की देखभाल करनी है जिनसे हमें फूड सोर्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसलिए हम यहाँ पे हस्बेंड्री वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हस्बेंड्री, दिस डिराइव्ड फ्रॉम हस्बैंड। हस्बैंड इज वन हु टेक केयर, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि टेक केयर करता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे एनिमल की टेक केयर करनी है, ऐसे एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है जो कि आपकी फूड डिमांड को पूरा कर सके। तो अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को डिफाइन करें तो इस एनिमल हस्बेंड्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री, लिसन केयरफुली। एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर रेसिंग द लाइव स्टॉक। रेसिंग द लाइव स्टॉक बढ़ाने के लिए की गई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। लाइव स्टॉक में जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इकोनॉमी जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जो कि फूड सोर्स को
प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसे आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री दिस इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर रेजिंग द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब हमारा क्या है? लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? लाइव स्टॉक में वो सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आते हैं जिनसे कि आप बेनिफिटेड होते हैं, जिनसे कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सभी एनिमल्स को आप लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे काउ, बुफेलो, गोट, शीप, ये सब लाइव स्टॉक में आ जाते हैं। तो लाइव स्टॉक में क्या आते हैं? लाइव स्टॉक में आते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें आते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विच रेस्ड फॉर, जिनको पाला जाता है, जिनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है फॉर इकोनॉमिक पर्पज। तो इकोनॉमिक पर्पज के लिए या फूड ऑब्टेन करने के लिए जिन एनिमल्स को पाला जाता है, जिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पाला जाता है, उसे आप लाइव स्टॉक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन इंडिया एंड चाइना, ये वर्ल्ड की दो ऐसी कंट्री है, अलोन इन इंडिया एंड चाइना हैविंग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70% लाइव स्टॉक। इंडिया और चाइना में मोर देन 70% लाइव स्टॉक है। अकेले इंडिया और चाइना में 70% से भी ज्यादा लाइव स्टॉक पाया जाता है। मोर देन 70% लाइव स्टॉक अलोन इन इंडिया एंड चाइना। बट यहाँ पे इंडिया और चाइना के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्ल्ड का इतना ज़्यादा लाइव स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे इंडिया और चाइना से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है लाइव स्टॉक से, वो ओनली 25%, जो कि अपने आप में बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है। अलोन इन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना में वर्ल्ड की 70% से भी ज़्यादा लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। लेकिन इतना लाइव स्टॉक होने के बावजूद भी इंडिया और चाइना प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत कम है, ओनली 25%। ओनली 25% प्रोडक्शन होता है इंडिया एंड चाइना से टोटल लाइव स्टॉक का। इंडिया एंड चाइना मोर देन 70% लाइव स्टॉक ऑफ वर्ल्ड, बट प्रोडक्टिविटी कितनी है? इंडिया एंड चाइना में जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 25% है। 25% प्रोडक्टिविटी इज ओनली देयर। यानी कि हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज, वो प्लानिंग्स, राइट, वो मेथडोलॉजी नहीं है जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा ऑब्टेन कर सके। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा पर्पज़ यही है, इस चैप्टर को बताने का मेरा पर्पज़ यही है जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके हमारी कंट्री में इस लाइव स्टॉक को बढ़ाया जा सके। इस लाइव स्टॉक से लाइव स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ये लाइव स्टॉक से ज़्यादा फूड प्रोडक्टिविटी को ले सके। ये लाइव स्टॉक में जो मेजर एनिमल्स आते हैं, ये जो मेजर एनिमल्स हैं हमारे लाइव स्टॉक में, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? लाइक काउ, बुफेलो, शीप, गोट, ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। दीज आर दी मेजर एनिमल्स, काउ, बुफेलो, गोट, शीप, दीज ऑल आर दी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या है ये सारे के सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनसे कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिनसे कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स के ऊपर हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड करते हैं? डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम एनिमल्स के ऊपर निर्भर करते हैं या जिससे इन एनिमल्स से हम ओवरऑल लाइव स्टॉक को बढ़ा सके या इकोनॉमी को जनरेट कर सके, ये डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स में आते हैं। लाइक मिल्क, मीट, एग्स, वुल, राइट, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और भी एटसेट्रा एटसेट्रा काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम अपने लाइव स्टॉक को बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको किस तरीके से लाइव स्टॉक को इम्प्रूव किया जा सकता है और लाइव स्टॉक को बढ़ाने के साथ साथ
किस तरीके से उनसे प्रोडक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे एरिया आते हैं, जैसे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट आता है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट आता है। तो ये सब मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार आपको, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि आप लाइव स्टॉक को बढ़ाते हैं, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, जिससे कि इकोनॉमी को जनरेट किया जा सके, जिससे कि हमारी फूड डिमांड को बढ़ाया जा सके, हमारी फूड डिमांड को पूरा किया जा सकते। फूड डिमांड तो ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा है, उस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से इन पशुओं का पालन करते रहेंगे, इन लाइव स्टॉक को बढ़ाते रहेंगे, इन मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से हम इन पे काम करते रहेंगे, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें जो है कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि हम एनिमल्स को, लाइव स्टॉक को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। इज दैट क्लियर? जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिसको कि इकोनॉमी जनरेट करने के पर्पज से पाला जाता है, उन सभी एनिमल्स को लाइव स्टॉक कहा जाता है। इंडिया और चाइना में टोटल मिला के 70% लाइव स्टॉक है। कितना है? 70%। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना से सिर्फ प्रोडक्टिविटी 25% है, यानी कि हमारे पास वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं है जिससे कि हम इनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। तो वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारी प्लानिंग्स, राइट, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अभी डेयरी फार्म मैनेजमेंट से। सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट मतलब दिस इज द राइट मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, handling of animals for milk and milk production and milk products, that is called dairy farm management, जिसे आप dairy farm management कहते हैं। Listen carefully. डेयरी फार्म मैनेजमेंट डेयरी फार्म मैनेजमेंट इट इंक्लूड्स द हैंडलिंग ऑफ domesticated animals like cow, buffalo and other cattle, sheep and goat. It includes the handling of domesticated animals like cow, buffalo, sheep and goat for milk and milk products. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए डेयरिंग एनिमल्स की हैंडलिंग करना, यही डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक वेल प्लान डेयरी फार्म मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जैसे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो मेजर अप्रोच है इस मैनेजमेंट की, वो मेजर क्या क्या अप्रोच है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर अप्रोचेज ऑफ दिस डेयरी फार्म मैनेजमेंट? इसकी जो मेजर अप्रोचेज हैं, यानी कि जो मेजर मेथडोलॉजी है डेयरी फार्म मैनेजमेंट को, एक वेल एस्टेब्लिश डेयरी फार्म मैनेजमेंट को आप किस तरीके से तैयार करते हैं, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है, इसके लिए जो मेजर प्लानिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 हाउसिंग, नंबर 2 फीडिंग, नंबर 3 ब्रीडिंग, नंबर 4
क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। नंबर 5 रेगुलर इंस्पेक्शंस। ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये मेजर प्लानिंग्स हैं एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट के। एक वेल एस्टेब्लिश डेयरी फार्म मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए हमारी जो मेजर प्लानिंग्स है उसमें हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडिंग की, बात करते हैं। ब्रीडिंग को सबसे पहले रखा जाता है। अगर बात की जाए ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ब्रीडिंग का मतलब कि टू सुपीरियर वैरायटी के बीच में क्रॉस कराना, यही ब्रीडिंग है। दिस इज द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू सुपीरियर वैरायटी ऑफ कैटल्स। तो कैटल्स की टू सुपीरियर वैरायटी के बीच में क्रॉसिंग कराना, ये है ब्रीडिंग प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? अगर हम दो सुपीरियर वैरायटी के कैटल्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो उसकी वजह से सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। वो सुपीरियर प्रोजेनी जो है उसमें या तो हाई मिल्क एबिलिटी होती है या गुड क्वालिटी का मीट उससे मिलता है, या फिर वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है। मेनली ब्रीडिंग कराते टाइम हमारे माइंड में सिर्फ 2 पॉइंट होने चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला वो कि वहाँ पे जो वैरायटी को आप, जिस वैरायटी की क्रॉस ब्रीड आप तैयार कर रहे हैं वो एक तो डिजीज रेजिस्टेंट हो और उससे हाई यील्डिंग पॉसिबल हो सके, यानी कि हाई मिल्क प्रोडक्शन हो सके। इज दैट क्लियर? तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखने होते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग में क्या कराते हैं? मेटिंग बिटवीन टू सुपीरियर वैरायटी, 2 सुपीरियर वैरायटी के बीच में मेटिंग कराते हैं। टू सुपीरियर वैरायटी, वन सुपीरियर वैरायटी ऑफ बुल एंड अदर सुपीरियर वैरायटी ऑफ काउ, उन दोनों के बीच में मेटिंग करानी होती है। कैटल्स की सुपीरियर वैरायटी के बीच में मेटिंग करानी होती है, इसको आप ब्रीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मेटिंग बिटवीन टू सुपीरियर वैरायटी, तो ये सुपीरियर वैरायटी में जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, ये सुपीरियर कैरेक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1, ये कैरेक्टर डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए। नंबर 2, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, हाई मिल्क प्रोडक्शन और डिजीज रेजिस्टिविटी होना बहुत जरूरी है, राइट, इन सुपीरियर वैरायटीज में। तो इन सुपीरियर वैरायटीज में हाई यील्डिंग होना जरूरी है और डिजीज रेजिस्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तभी पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे सुपीरियर वैरायटी के प्रोजेनी को ऑब्टेन करना। इसके बाद जो दूसरी प्रैक्टिस है वो है हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब दे शुड बी हाउस्ड वेल, यानी कि इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्लीन हो, हवादार इन्वायरमेंट हो, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट में एनिमल्स को रखा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे एक फ्रेश इन्वायरमेंट में, क्लीन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो ऐसे एनिमल्स के लिए, तो वहाँ पे इन एनिमल्स को रखा जाता है। हाउसिंग पॉइंट भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हाउसिंग का मतलब क्या है? एनिमल्स kept in suitable environment, suitable environment से हमारा मतलब है कि जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में एयर हो, एडिक्वेट वाटर हो, ठीक है। तो एडिक्वेट वाटर एंड एडिक्वेट एयर वाले इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है जिससे कि वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन एनिमल्स को, जिससे कि फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हाउसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद आता है फीडिंग। फीडिंग मतलब एनिमल्स को फीड कराना। फीड कराना मतलब एनिमल्स को इस तरह का फॉडर देना जो कि साइंटिफिक मैनर में हो। साइंटिफिक मैनर में फॉडर प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को, इसको फीडिंग कहते हैं, क्योंकि उनके खाने पीने का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए। अगर एनिमल हष्ट पुष्ट होंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी, तो उनसे मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो सेहत का ध्यान रखते हुए उनको ऐसा बैलेंस फूड देना है, राइट, उनकी ऐसी बैलेंस डाइट बनानी है जिससे कि वो हाई मिल्क यील्ड कर सके। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक
बहुत ज़रूरी पॉइंट है इन प्लानिंग्स ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो फीडिंग कराई जाती है, फीडिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइड दी फॉडर इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में उनको फॉडर प्रोवाइड किया जाता है, उनको चारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो मेजर फॉडर होते हैं, जो फूड है एनिमल्स के, इसमें से सब जैसे कि आ जाता है आपका रफेज। रफेज मतलब फाइबर रिच जो डाइट होती है, जैसे कि स्ट्रो हो गया, हे हो गया, सिलेज हो गया, राइट, ये सब क्या है? रफेज में आते हैं। सूखी घास, गीली घास, हरी घास, ये सब रफेज में आते हैं जो फाइबर रिच डाइट होती है। तो एनिमल्स को फाइबर रिच डाइट भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स को, ये जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, उनको कुछ कॉन्सनट्रेट्स भी दिए जाते हैं। कॉन्सनट्रेट्स में आते हैं जैसे कि ऑयल केक्स, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, ठीक है, ये सब कॉन्सनट्रेट्स फूड हैं जो कि ये भी एनिमल्स को दिए जाते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया फीडिंग। फीडिंग के बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है क्लीनलीनेस। तो ध्यान दीजिए, क्लीनलीनेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्पेस है, क्लीनलीनेस। अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें तो इनके इन्वायरमेंट को क्लीन करना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट बिल्कुल डिजीज फ्री होना चाहिए। मिल्क निकालते टाइम भी राइट क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना है। इसके बाद मिल्क स्टोरेज के टाइम पे भी क्लीनलीनेस को मेंटेन रखा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्लीनलीनेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो क्लीनलीनेस में आप क्या करते हैं? मेंटेन दी क्लीन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पैथोजेंस फ्री बनाना चाहिए। कोई भी किसी तरह का वहां पे पैथोजेंस नहीं होना चाहिए, या इन्वायरमेंट डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्लीनलीनेस एनिमल्स की भी मेंटेन होनी चाहिए और क्लीनलीनेस हैंडलर्स की मेंटेन होनी चाहिए, जो कि उस एनिमल को हैंडल करने का काम करता है, जो उससे दूध निकालने का काम करता है। इसके अलावा दूध के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, दूध के स्टोरेज के टाइम पे जिन बर्तनों में दूध डाला जाता है, जिन कंटेनर्स में उस दूध को डाला जाता है, उन कंटेनर्स को भी उनकी क्लीनलीनेस भी मेंटेन होनी चाहिए। तो ओवरऑल क्लीनलीनेस पे यहाँ पे ध्यान होना चाहिए हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रेगुलर इंस्पेक्शन। रेगुलर इंस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ वेटरिनरी डॉक्टर्स। जो वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं, वेटरिनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो वेटरिनरी डॉक्टर्स जो हैं राइट, वो रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर चेक होना चाहिए, रेगुलर प्रॉब्लम्स का चेकअप होना चाहिए, और फिर उनको रेगुलर तरीके से प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई भी करना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो रेगुलर इंस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें टाइम टू टाइम एनिमल्स की नीड के बारे में, एनिमल्स की डिमांड के बारे में पता चल सके, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सके, और उन प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कर सकें। तो जो अगला पॉइंट है वो है रेगुलर इंस्पेक्शन। रेगुलर इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है? रेगुलर विजिटिंग ऑफ वेटरिनरी डॉक्टर्स। तो वेटरिनरी डॉक्टर्स की रेगुलर विजिटिंग होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रेक्टिफाइंग दैट। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, एंड रेक्टिफाइंग दैट, और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना। ये भी हमारा मेन एम होता है रेगुलर इंस्पेक्शन में। तो ये हो गया आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है द मोस्ट डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ कैटल्स। हमें कैटल्स के कौन कौन से डिजायर कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है। ब्रीडिंग के लिए कैटल्स के कुछ डिजायर कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है सुपीरियर वैरायटी के लिए। खाली डिजीज रेजिस्टेंट होना या हाई यील्डिंग होना ही सफिशिएंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं
व्हाट आर द डिजायर कैरेक्टर्स ऑफ कैटल्स। तो कैटल्स के यहाँ पे जो मेजर डिजायर कैरेक्टर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डिजायर कैरेक्टर्स में आ जाता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा लंबा होना चाहिए जिसकी वजह से मिल्क यील्डिंग, हाई मिल्क यील्डिंग हो, मिल्क यील्डिंग ज़्यादा हो। इसके अलावा इनका डिजीज रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। डिजीज रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। लिसन केयरफुली, एनिमल्स का डिजीज रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव साइकिल, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल हो, जल्दी से रिप्रोडक्शन हो सके जिससे कि पैदावार को बढ़ाया जा सके, हर्ड प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड, हाई मिल्क यील्डिंग, क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट होने चाहिए इनको। ये जो है क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट होना इनका जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अभी मैं कुछ ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो मेजर प्लानिंग्स हैं उसमें आपका आता है ब्रीडिंग, हाउसिंग, फीडिंग, क्लीनलीनेस एंड रेगुलर इंस्पेक्शन। ब्रीडिंग में सुपीरियर क्वालिटी के कैटल्स के बीच में मेटिंग कराई जाती है जिससे कि सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद हाउसिंग में उनको एक प्रॉपर एडिक्वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में एयर सप्लाई हो, जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में वाटर सप्लाई हो, इसे आप हाउसिंग कहते हैं। इसके अलावा हाउसिंग के बाद हम यहाँ पे कौन से पॉइंट पे ध्यान देते हैं? फीडिंग पे। फीडिंग उनको साइंटिफिक मैनर में फॉडर प्रोवाइड करना है, प्रॉपर अमाउंट में रफेज उनको प्रोवाइड करना है। रफेज में जैसे हे, स्ट्रॉ, सिलेज, ये रफेज में आ जाता है। इसके अलावा कुछ कॉन्सनट्रेट्स भी देते हैं। कॉन्सनट्रेट्स में जैसे कि आपका आ जाता है ऑयल केक्स, ऑयल सीड्स, ये सब कॉन्सनट्रेट्स में आता है। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, राइट, या सीरियल्स, ये सब दिया जाता है कॉन्सनट्रेट्स में। तो फीडिंग भी साइंटिफिक मैनर में और एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। एक यंग कैटल के लिए और एक ओल्डर कैटल के लिए, राइट, फॉडर अलग अलग क्वांटिटी में दिए जाते हैं, यानी कि बैलेंस वे में दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लीनलीनेस मेंटेन होना भी बहुत जरूरी है, राइट। क्लीनलीनेस दोनों का ही मेंटेन होना बहुत जरूरी है, कैटल का भी और हैंडलर्स का भी, राइट। मिल्किंग के टाइम पे, मिल्क दूध निकालते टाइम पे भी क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद भी क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी, स्टोरेज के टाइम पे भी, राइट, मिल्क का क्लीनलीनेस पूरा मेंटेन होना चाहिए। कंटेनर्स प्योर होने चाहिए, कंटेनर्स पूरी तरीके से साफ होने चाहिए। तो ये सब क्लीनलीनेस का ध्यान रखना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। किसका? एक वेटरिनरी डॉक्टर का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर चेकअप कर सके और अगर कोई प्रॉब्लम्स उसको मिलती है उस प्रॉब्लम्स को वो रेक्टिफाई कर सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री में आपको याद रखने हैं। इसके बाद है सम ब्रीड्स ऑफ कैटल। कुछ सुपीरियर ब्रीड्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, सो लिसन केयरफुल। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ब्रीड्स ऑफ कैटल्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बुफेलो की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बुफेलो का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। बुफेलो, बुबेलस, इसको हिंदी में भैंस भी कहा जाता है। अब बुफेलो जो होता है, खासकर इन इंडिया, ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ मिल्क है। इन इंडिया दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ मिल्क। इसके बाद ये जो है, इससे सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। इंडियंस जो होते हैं वो खासकर, ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियंस। तो वो वेजिटेरियन होते हैं, उनकी डाइट में मीट नहीं होता है। तो ऐसे इंडियंस जिनकी डाइट में मीट नहीं होता है उनके लिए, या जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो मेजर प्रोटीन सोर्स होता है वो बफेलो मिल्क होता है। तो बफेलो मिल्क इज द मेजर डाइटरी प्रोटीन, इज दैट क्लियर? डाइटरी प्रोटीन सोर्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। इसके अलावा एज कंपेयर टू काउ, बफेलो यील्ड मोर मिल्क। काउ के कंपैरिजन में बफेलो जो है ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है और उसके मिल्क में हाई फैट कंटेंट्स भी उसके मिल्क में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो डिजीज रजिस्टिविटी होती है और
बफेलो की जो लॉन्जिविटी होती है एज कंपेयर टू काउ ज्यादा होती है। लॉन्जिविटी और मिल्क रजिस्टिविटी, सॉरी डिजीज रजिस्टिविटी भी बफेलो में एज कंपेयर टू काउ ज़्यादा होती है। तो इससे मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, डिजीज रजिस्टिविटी भी ज़्यादा है और लॉन्जिविटी भी ज़्यादा है। तो इफ़ यू कंपेयर दिस बफेलो विद द काउ, तो काउ के कंपैरिजन में बफेलो से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसकी लॉन्जिविटी हाई होती है, रजिस्टिविटी भी हाई होती है, डिजीज रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबल मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो एनिमल है, जो मोस्ट प्रेफरेबल एनिमल होता है एज कंपेयर टू काउ, वो बफेलो होती है। ठीक है। हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी, लगभग 3 टाइम्स मोर देन काउ, काउ से लगभग 3 गुना ज़्यादा बफेलो मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हो गए बफेलो के। तो ये गाय से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, 3 गुना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन कंटेंट भी हाई होते हैं, फैट कंटेंट भी हाई होते हैं, इसमें डिजीज रजिस्टिविटी भी होती है और इसकी लॉन्जिविटी एक गाय के कंपैरिजन में, एक काउ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है या मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ मिल्क है, वो क्या है? आपका मिल्क, जो मोस्ट प्रेफरेबल जो कैटल है वो है आपका बफेलो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहाँ पे कुछ कैटल ब्रीड्स के बारे में हम बात करें तो बफेलो के बारे में बताया। अब कैटल ब्रीड्स देखते हैं। तो कैटल ब्रीड्स 3 टाइप की होती है, मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड एंड जनरल यूटिलिटी ब्रीड। ये जो मिल्च ब्रीड होती है ये गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड होती है, यानी कि मिल्च ब्रीड में ऐसे कैटल्स को कैटेगराइज किया जाता है जो कि गुड सोर्स ऑफ मिल्क होते हैं। इज दैट क्लियर? सो दे आर गुड सोर्स ऑफ मिल्क, गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। ये कुछ यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर ब्रीड्स हैं कैटल्स की, जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड डियोनी। ये मेजर कैटल ब्रीड्स हैं जो कि गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स की कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉट ब्रीड्स जो होती हैं गुड फॉर वर्किंग पुअर मिल्क प्रोड्यूसर्स। ये वर्किंग यानी कि वर्किंग जैसे कि लेबर वर्क के लिए ये अच्छा सोर्स है। इनके जो बुलॉक्स होते हैं, राइट, वो लेबर वर्क करने में काफ़ी वेल एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनमें जो गाय होती हैं वो पुअर मिल्क प्रोड्यूसर्स होती हैं। तो ऐसी ब्रीड्स को आप ड्रॉट ब्रीड्स कहते हैं। और यहाँ पे ड्रॉट ब्रीड्स के कुछ एग्जांपल दिए हैं, मालवी, नागेरी, हॉलीकर, कंगायम। मालवी, नागेरी, हॉलीकर एंड कंगायम, ये कुछ ड्रॉट ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स को आप डुअल पर्पस ब्रीड्स भी कहते हैं। डुअल पर्पस ब्रीड्स कहा जाता है जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स को। डुअल पर्पस मतलब इसके दोनों काम है, यानी कि इसके जो बुलॉक्स होते हैं दे आर गुड इन लेबर वर्क, वो लेबर वर्क में अच्छे होते हैं, और इनकी जो गाय होती हैं दे आर गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स, उनसे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इनकी गाय गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स होती हैं, बुलॉक्स होते हैं गुड ड्रॉट्स एनिमल्स होते हैं। इसकी कुछ वैरायटी है हरियाणा, ओंगोल, कंकरेज, थार पारकर। हरियाणा, ओंगोल, कंकरेज एंड थार पारकर, ये यहाँ पे कुछ सुप्रीम वैरायटी है जनरल यूटिलिटी ब्रीड, डुअल पर्पस ब्रीड्स के एग्जाम्पल में आती है। इसको इंटरमीडिएट ऑफ मिल्च ब्रीड और ड्रॉट ब्रीड भी कहा जाता है। तो हरियाणा, ओंगोल, कंकरेज और थार पारकर ये कुछ जनरल यूटिलिटी ब्रीड है। वहीं कुछ एक्जोटिक ब्रीड्स भी होती हैं। एक्जोटिक ब्रीड्स मतलब जो इंडियन नहीं है, जो बाहर की ब्रीड हैं, जो विदेशी नस्लें हैं, उन्हें आप एक्जोटिक ब्रीड कहते हैं। और इन एक्जोटिक ब्रीड का जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है हमारी कंट्री में, वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो जनरल यूटिलिटी जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, बॉस टोरस साइंटिफिक नेम दिया है गाय का, तो ये जनरल यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग, इनका जनरल यूज क्रॉस ब्रीडिंग पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ एक्जोटिक ब्रीड जो कि अपने आप में सुप्रीम क्वालिटी की ब्रीड्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल है। जैसे जर्सी एक काऊ होती है, आइलैंड ऑफ जर्सी, इससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। हॉल्स्टीन फ्राइशियन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गाय है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट काऊ मानी जाती है हॉल्स्टीन फ्राइशियन। हॉलैंड की वैरायटी है ये। बेस्ट मिल्क यील्डिंग कैटल इन द वर्ल्ड की बेस्ट मिल्क यील्डिंग कैटल है हॉल्स्टीन फ्राइशियन। इस नाम को आप याद रख लीजिएगा। हॉल्स्टीन फ्राइशियन जो है वर्ल्ड की बेस्ट मिल्क यील्डिंग कैटल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे आयरशायर स्कॉटलैंड की एक्सोटिक ब्रीड है। ब्राउन स्विट्जरलैंड की एक्सोटिक ब्रीड है। और वहीं कुछ बफेलो की भी ब्रीड्स यहाँ पे दी हुई है जो कि सुपीरियर क्वालिटी की बफेलो है, जो कि इंडियंस हैं, जैसे कि मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, महसाना, नागपुरी। ये सारे जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये बफेलो की गुड
ब्रीड्स के एग्जाम्पल हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कुछ ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स। क्या हो गए? ब्रीड्स के एग्जाम्पल। इसके बाद इस डेयरी फार्म मैनेजमेंट का एक लास्ट टॉपिक है कैटल्स डिजीज, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैटल्स डिजीज। ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए, लिसन केयरफुली, कैटल्स डिजीजेस। अब कैटल्स डिजीजेस कौन सी है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स। यहाँ पे मैंने 3 बीमारियां डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक एंथ्रैक्स, मैस्टाइटिस और राइंडर पेस्ट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि कैटल्स में देखी जाती हैं, और ये एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड कहीं पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एंथ्रैक्स जो है ये एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रैक्स बीमारी होती है। कभी कभी ये बीमारी ह्यूमन बीइंग में भी स्प्रेड हो जाती है। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, यानी कि कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से प्रॉब्लम होती है। सॉइल बॉर्न डिजीज है एंड इट आल्सो स्प्रेड टू ह्यूमन। ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो जाती है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड पास्चर। पास्चर मतलब घास, ठीक है? तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये बीमारी जो है ट्रांसमिट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये मेजर सोर्स है कंटेमिनेशन, इनकी वजह से होता है जो कि इससे ट्रांसमिशन करते हैं। इसके बाद सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। ये इसके मेजर सिम्टम्स है। नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। इसके अलावा इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं उसको एडवांस में वैक्सीनेटेड कर दीजिए जिससे कि वो बीमारी उसको ना हो। जनरली जब कैटल्स पैदा होते हैं, जब जो कैटल्स के जो बच्चे हैं, जो काल्व जिसको आप बोलते हैं, जब कैटल्स जब पैदा होते हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है। तो उनको पहले ही एडवांस में वैक्सीनेटेड कर दिया जाए हेल्दी एनिमल्स को। लेकिन अगर एनिमल्स इन्फेक्टेड हो गया है बाय चांस तो उसको एंथ्रैक्स एंटी सीरम दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज को, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? एंथ्रैक्स एंटी सीरम दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होना ही मास्टाइटिस है, या अडर टिश्यू। अडर टिश्यू जहां पे मेमरी ग्लैंड प्रोसेस होती है उसे आप अडर टिश्यू कहते हैं। अडर टिश्यू या मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाना मास्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। ये मास्टाइटिस की वजह से मिल्क प्रोडक्टिविटी पे काफी असर पड़ता है। मिल्क प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे समटाइम्स परमानेंट डैमेज भी हो जाता है अडर टिश्यूज का। ये जो बीमारी होती है एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है कोरिनीबैक्टीरियम पायोजीन्स। कोरिनीबैक्टीरियम पायोजीन्स नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मास्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा जो तीसरी बीमारी है वो है राइंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। ये राइंडर पेस्ट और कैटल प्लेग जो है एक कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है। ये एक इन्फेक्टेड एनिमल अगर एक हेल्दी एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है ओनली बाय टचिंग, इन्फेक्टेड एनिमल हेल्दी एनिमल्स को टच करता है तो हेल्दी एनिमल्स में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है। इज दैट क्लियर? दिस इज हाईली कॉन्टेजियस डिजीज। वायरस जो है इसमें, ये वायरस कॉल इन्फेक्शन है। इस वायरस का नाम है राइंडर पेस्ट मोरबिली वायरस। राइंडर पेस्ट मोरबिली वायरस। तो राइंडर पेस्ट मोरबिली वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है। हाईली कॉन्टेजियस है। वायरस जो प्रेजेंट होता है वो होता है बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। सिक्रीशंस ऑफ बॉडी के जितने भी सिक्रीशन है और बॉडी फ्लूइड जो है उसमें ये वायरस प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन होता है बीमारी का, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है विद पेशेंट एनिमल थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वर्कर्स एंड बाय फ्लाइज ऑल्सो। तो इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पेशेंट एनिमल्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वर्कर्स एंड बाय फ्लाइज ऑल्सो। इसकी जो प्रिवेंशन की जाती है, इसकी प्रिवेंशन भी एंथ्रैक्स की तरह की जाती है, यानी कि एनिमल्स को पहले ही वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो है इरेगुलर इरोजन इन माउथ में इरेगुलर इरोजन्स हो जाते हैं। इसके अलावा एक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका जो डेथ रेट होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है अगर इसका आउटब्रेक हो जाए। 1954 में इंडिया में इस बीमारी राइंडर पेस्ट और कैटल प्लेग को कम करने के लिए काफी सारे एनिमल्स को वैक्सीनेटेड किया गया है। एट द प्रेजेंट टाइम में
रैंडर पेस्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। जैसे स्मॉल पॉक्स एक ह्यूमन बीइंग में बीमारी होती है जिसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया, ऐसे ही रैंडर पेस्ट को भी हमारी कंट्री से इरेडिकेट कर दिया गया है। 1954 में इस बीमारी के लिए एनिमल्स को वैक्सीनेटेड किया गया है वाइडली स्केल पे। अब ये बीमारी एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? कुछ ब्रीड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, कुछ कैटल्स डिजीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अभी मैंने डेयरी फार्म मैनेजमेंट डिस्कस किया था, इसके बाद है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी कुछ डेयरी फार्म मैनेजमेंट की तरह है, बट हमारा पर्पज अलग है। यहाँ पे पोल्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री का मतलब क्या है? दिस इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल जनरली रियर फॉर, किसके लिए पाला जाता है इनको? एग्स एंड मीट के लिए इनको पाला जाता है। पोल्ट्री क्या है? दिस इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, ये क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स है rearing for, this class rearing for meat and eggs. The class of domesticated fowls rearing for meat and eggs that you call poultry. poultry का मतलब ये है, इसमें वो सारे domesticated fowls आते हैं जिनको मीट्स और एग के लिए पाला जाता है, जिनका पालन पोषण मीट और एग्स को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। इन पोल्ट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हैन, चिकन, गीज, टर्की, डक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे डोमेस्टिकेटेड फाउल है जिनको की मीट और एग के लिए जिनका पालन पोषण किया जाता है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें मैनेज करते हैं? जैसे मैंने आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट बताया था, उसमें हमारी जो प्लानिंग होती है वो होती है ब्रीडिंग, हाउसिंग, फीडिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन और इसके साथ साथ क्लीनलीनेस। ये सारे पॉइंट यहाँ पे भी सेम ही आएंगे। यहाँ पे भी प्रॉपर फीडिंग कराई जाती है, गुड क्वालिटी का ग्रेन्स प्रोवाइड कराया जाता है, गुड क्वालिटी के मिलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन क्या कहते हैं इन पोल्ट्री बर्ड्स को, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स को, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मीट प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा एग प्रोडक्शन कर सके। उसके अलावा इनका इन्वायरमेंट भी क्लीनलीनेस इनके इन्वायरमेंट में भी मेंटेन की जाती है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वाटर मेंटेन किया जाता है, एयर की सप्लाई मेंटेन की जाती है, एडुकेट वाटर प्रोवाइड कराया जाता है और इसके अलावा यहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन की जाती है। इनका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बताया था। तो यहाँ पे इनके लिए भी जो हमारी प्लानिंग्स हैं वो सेम होती है, जैसे कि ब्रीडिंग की प्लानिंग, यानी कि गुड क्वालिटी के फाउल्स में, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में ब्रीडिंग कराना। इसके अलावा उनको प्रोवाइड फीडिंग एंड वाटर प्रोवाइड कराना, सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट में उनको रखना, यानी कि हाउसिंग, सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना। उसके अलावा यहाँ पे भी रेगुलर इंस्पेक्शन किए जाते हैं पोल्ट्री फार्म्स के भी, ठीक है। इंडिया पोल्ट्री फार्म्स मैनेजमेंट के नंबर में अगर देखा जाए, पोल्ट्री फार्म्स मैनेजमेंट में इंडिया वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे आता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इंडिया जो हमारी कंट्री है, इंडिया रैंक एट 6th पोजीशन इन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इंडिया 6ठे नंबर पे आता है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। तो यहां पे सेम पॉइंट जैसे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मैंने प्लानिंग्स के बताए थे, सेम पॉइंट यहां पे भी कंसीडर कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। यहां पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी,
ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग यहां पे जो न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेड नंबर ऑफ एग्स कितने होने चाहिए पर डे, जो रिकमेंडेड एग्स हैं वो कितने होने चाहिए पर डे, दैट शुड बी 1 एग पर डे, यानी कि 365 डेज के लिए 365 एग्स होने चाहिए। और रिकमेंडेड मीट कितना होना चाहिए हमारी डाइट में, 180 ग्राम्स पर डे। तो ये मीट और एग हमें डोमेस्टिकेटेड फाउल से भी मिलते हैं। जो ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमेटी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिकमेंडेड डाइट है उसमें एवरीडे कम से कम 1 एग होना चाहिए और 180 ग्राम मीट होना चाहिए। जबकि इंडिया जैसी कंट्री में ये जो कंडीशन है बिल्कुल ही पैथेटिक है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टे रिजल्ट हैं। जैसे कि ये तो रिकमेंडेड डाइट है अकॉर्डिंग टू ICMR, बट इंडिया में इन इंडिया कंजप्शन ऑफ एग, जो एग कंजप्शन होता है इंडिया में, एग्स जो होते हैं 19 एग्स, और मीट जो होता है वो होता है 20 ग्राम्स मीट पर पर्सन एनुअली। इंडिया में एग और मीट की का जो कंजप्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेरियन लोग रहते हैं। पर पर्सन एनुअली, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होना चाहिए वो 1 एग और 180 ग्राम मीट पर डे होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो इंडियंस का जो डाटा है एनुअली पर पर्सन का कंजप्शन कितना है, 19 एग्स एंड 20 ग्राम्स मीट पर पर्सन, वो भी एनुअली। देखिए कितना कम डाटा है यहाँ पे एग्स और मीट के कंजप्शन का इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जनरली लोग वेजिटेरियन डाइट ज्यादा फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया जो है 6th पोजीशन पे आता है रैंक में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इन दी वर्ल्ड। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन मैं बताऊं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बर्ड फ्लू वायरस के बारे में सुना होगा आपने। बर्ड फ्लू एक एवियन वायरस होता है, यानी कि इसका जो सोर्स होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो बर्ड्स होता है। एव्स मतलब बर्ड। तो बर्ड फ्लू वायरस के काफी सारे केसेस हिस्ट्री में हमारी दर्ज हैं। हमारे वर्ल्ड में काफी सारे बर्ड फ्लू की वजह से केसेस ऑलरेडी मेंशन्ड है इन आवर हिस्ट्री। जैसे कि 1918 में बर्ड फ्लू वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 मिलियन डेथ हुई थी। कितनी? 50 मिलियन डेथ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। बर्ड फ्लू वायरस अटैक्ड on approximately 50 million persons, 50 million people in the world and cause of their death. तो बर्ड फ्लू वायरस एक मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है। इज दैट क्लियर? बर्ड फ्लू वायरस का जो सोर्स होता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वो बर्ड्स होते हैं। और इस वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू सलाइवा, थ्रू नेजल डिस्चार्ज ऑफ बर्ड्स, थ्रू एग्स एंड थ्रू मीट, रॉ एग्स एंड रॉ मीट ऑफ बर्ड्स भी इसका मेजर सोर्स है ट्रांसमिशन का। 2003 में एक बर्ड फ्लू वायरस फैला था जिसका नाम था H5N1 फ्लू, थाईलैंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं रिलेटेड टू द बर्ड फ्लू वायरस। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दिया आपकी NCERT में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बर्ड फ्लू वायरस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो बर्ड फ्लू वायरस जो है एक एवियन वायरस है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके जो सिम्टम्स होते हैं लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, जो आजकल आपका एक वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, कुछ इसी टाइप के इसके सिम्टम्स होते हैं। और सबसे ज्यादा अभी तक इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, 1918 में ये बीमारी आउटब्रेक हो गई थी। ये जो फ्लू वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस जो है वो आउटब्रेक हुआ, उसकी वजह से लगभग 50 मिलियन पर्सन वर किल्ड ड्यू टू दिस वायरस, बिकॉज दिस वायरस अटैक ऑन दैट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस वायरस ने अटैक किया था। तो इसकी एक हिस्ट्री है। इन वर्ल्ड 50 मिलियन people were killed, मारे गए ड्यू टू दिस वायरस। एक वायरस था बर्ड फ्लू वायरस का, एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, H5N1 वायरस। ये जो वायरस है
दिस वायरस स्प्रेड इन थाईलैंड, थाईलैंड में स्प्रेड हुआ एंड इट वाज वेरी लीथल वायरस इन 2003। तो अगर कभी भी कहीं पे भी बर्ड फ्लू का इंफेक्शन देखा जाता है, किसी भी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, किसी भी पोल्ट्री फार्म में कोई ऐसा बर्ड है जिसमें ये बर्ड फ्लू वायरस है, उस बर्ड का कलिंग कर दिया जाता है। कलिंग एक टर्म यूज की जाती है बर्ड्स को रिमूव करके किल कर देना। तो एक टर्म एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, कलिंग, CULLING, क्यूलिंग भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। तो कलिंग और क्यूलिंग, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद एक टर्म और आती है यहां पे, क्यूलिंग और कलिंग। So the next is क्यूलिंग। क्यूलिंग का मतलब रिमूव एंड किल द इन्फेक्टेड बर्ड्स, क्योंकि ये इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसे बर्ड्स को और बाकी अदर बर्ड्स जो पोल्ट्री फार्म में जो अदर बर्ड्स है उनमें भी इस इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसे केस में क्यूलिंग किया जाता है। क्यूलिंग का मतलब है ऐसे इन्फेक्टेड बर्ड्स को रिमूव करके किल कर देना। इज दैट क्लियर? इससे बर्ड फ्लू जैसे इन्फेक्शन जो है वो बर्ड फ्लू जैसे इन्फेक्शन रुक जाएंगे। आर यू गेटिंग ऑन नोट? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्यूलिंग। अगर आप कहीं पे इस तरह का कोई इन्फेक्शन देख रहे हैं तो उसके लिए ये किया जाता है। यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जो पोल्ट्री फार्म है, इसमें जो बर्ड्स होते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज डोमेस्टिकेटेड फाउल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये डोमेस्टिकेटेड फाउल्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ब्रॉयलर्स और एक होते हैं लेयर्स। ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं, दीज आर एक्सक्लूसिवली ग्रो फॉर मीट। इनको मीट के लिए पाला जाता है। एक्सक्लूसिवली मीट का प्रोडक्शन कराया जाता है इनसे, एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट। तो ऐसे बर्ड जिनको एक्सक्लूसिवली मीट्स के लिए ग्रो किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्लाईमाउथ रॉक। ये प्लाईमाउथ रॉक एक ब्रॉयलर का एग्जांपल है। कुछ ऐसे फाउल्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मीट के लिए ग्रो किया जाता है। तो उसका एक बेस्ट ब्रीड का एग्जांपल है जिसका नाम है प्लाईमाउथ रॉक। और कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिनको एक्सक्लूसिवली एग्स के लिए पाला जाता है, ग्रोन फॉर एग्स। ऐसे बर्ड्स को आप लेयर्स कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है व्हाइट लेगहॉर्न्स या लेग हॉर्न्स भी बोलते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न्स नाम का एक बर्ड है जो कि स्पेशली लेयर्स है। ऐसे बर्ड्स को लेयर्स बोला जाता है जो कि एग्स के लिए मेनली ग्रो कराए जाते हैं। बट ऐसे बर्ड्स जो कि मेनली मीट्स के लिए ग्रो कराए जाते हैं वो क्या है? हमारे जो मोस्टली मीट के लिए ग्रो कराए जाते हैं, ऐसे बर्ड्स को आप ब्रॉयलर्स बोलते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, कुछ सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ब्रीड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लिसन केयरफुली। तो नेक्स्ट इज ब्रीड्स ऑफ व्हाट? चिकन। तो कुछ ब्रीड्स ऑफ चिकन के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। कुछ चिकन ब्रीड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। ये चिकन ब्रीड्स आपको याद होनी चाहिए। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो कुछ चिकन ब्रीड्स है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। There are some chicken breeds that I am going to discuss here. प्लीज। तो इसमें कुछ अमेरिकन ब्रीड्स हैं जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं। देयर आर सम अमेरिकन ब्रीड्स। Some American breeds are there
जो कि सुपीरियर वैरायटी की चिकन ब्रीड्स हैं। तो मैं यहाँ पे पहले चिकन ब्रीड्स लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सम चिकन ब्रीड्स जो कि सुपीरियर क्वालिटी की है। नंबर 1, कुछ यहाँ पे अमेरिकन ब्रीड्स हैं। इन अमेरिकन ब्रीड्स के मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला एक लिख चुका हूं मैं ब्रॉयलर्स का, प्लाईमाउथ रॉक। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लाईमाउथ रॉक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन ब्रीड, प्लाईमाउथ रॉक। इसके अलावा है रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। कुछ यहाँ पे इंग्लिश ब्रीड के एग्जांपल्स भी हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोप एंड नंबर 2 जो है वो है कॉर्निस। इसके बाद यहाँ पे कुछ एशियाटिक ब्रीड्स के एग्जांपल्स भी हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एशियाटिक ब्रीड में आता है जैसे कि आपका ब्रह्मा कॉर्निस, ये एशियाटिक ब्रीड के एग्जांपल है। ब्रह्मा एंड कॉर्निस आर दी एग्जांपल ऑफ एशियाटिक ब्रीड। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है मेडिटरेनियन ब्रीड, जिसका नाम है लैगहॉर्न या लैगहॉर्न भी बोलते हैं इसको। तो लैगहॉर्न एग्जांपल है। कुछ यहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं। इंडिजिनस ब्रीड्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे कि एसील, बुसरा, चिटागोन, इसके अलावा करकनाथ और इसके अलावा घैगस। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि इंडिजिनियस ब्रीड है। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने ब्रीड्स के एग्जांपल लिखे हैं। अमेरिकन ब्रीड्स में प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। ये नाम आपको अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे अमेरिकन सुपीरियर चिकन ब्रीड्स हैं जो कि जिससे कि वेल क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस होता है या वेल क्वालिटी के एग्स प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। ये तीनों अमेरिकन ब्रीड है। ऐसे इंग्लिश ब्रीड भी है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलोप एंड कॉर्निस, बोथ आर दी इंग्लिश ब्रीड। कुछ एशियाटिक ब्रीड है लाइक ब्रह्मा एंड कॉर्निस। एक यहाँ पे मेडिटेरेनियन ब्रीड है जो कि अपने आप में एक सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड मानी जाती है। सुपीरियर क्वालिटी का इसको लेयर माना जाता है। लेयर मतलब जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लैगहॉर्न। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं। इंडिजिनस ब्रीड्स में आता है एसील, बुसरा, चिटागोन, करकनाथ एंड घैगस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिजिनस ब्रीड के। यहाँ पे जो एक ब्रीड देख रहे हैं आप, एसील का जो इस्तेमाल किया जाता है कोक फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोक फाइटिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये एसील ब्रीड जो है ये कोक फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ डेयरी फार्म मैनेजमेंट कंप्लीट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।